नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने आज की वीडियो की। देखो, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्लास 12th हिस्ट्री, जो हमारा तीसरा पुस्तक था जिसका नाम था भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3, इस पुस्तक को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसका चैप्टर हमारा 11वां है। 11वां चैप्टर का हमारा पार्ट 5 चल रहा है हमारा। और प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है, आज के इस वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को पूरा समझोगे, हर वीडियो को देखोगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इन सभी वीडियो को देखा करो और क्लास में आप टॉप आ सको, 100 में से 100 नंबर ले सको। मैं हर बार आपको 100 में से 100 क्यों कहता हूँ? तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ लोगे तो आपके 99 नंबर भी नहीं आएंगे, आपके 100 आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको 100 कहता हूँ। तो ये जब चैप्टर हमारा आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो हम इस क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक चैप्टर हमारा बच जाएगा, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आने वाला वीडियो जो रहेगा हमारा, वो इसी चैप्टर के ऊपर आधारित रहेगा। मैं इसी चैप्टर को कराऊंगा और फिर जाके जो है हमारे जो ये पूरा का पूरा पुस्तक है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस के दो हमारे चैप्टर हैं जिनको इनके साथ मैच करके पढ़ना है, यानी 11वां 12वां को इन दोनों के साथ मैच कर कर मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स, आधुनिक इतिहास हमारा शुरू है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन हमारे चैप्टर का नाम है, पार्ट 5 है। और यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त 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 का मतलब हो जाता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिरी वीडियो है, ध्यान से देखना आप, इंपॉर्टेंट है। देखो, सब्सक्राइब करके जाना आप और बेल आइकन पर क्लिक करके जाना। ठीक है, अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है A.K.NCERT स्पेस स्टडी स्पेस पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर आकर। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, सर्च करोगे आ जाएगा मेरा प्रोफाइल ऊपर। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना आप, और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो है आपका, उसने आपके लिए इसी चैप्टर के अनुसार इतने टॉपिक निकाले हैं, लेकिन हम इन टॉपिक पे नहीं जाते हैं, हम अपने टॉपिक को समझते हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। क्लास 12 10th विद्रोही राज मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है, देख सकते हो। वीडियो मैंने आपको बताया भी था कहाँ पे। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो सभी टॉपिक हो चुका है। लास्ट के जो हमारे 18 से लेकर 24 तक के जो टॉपिक हैं ये आज के इस वीडियो में समझेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले 4 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो ऊपर से यानी 1 से लेकर जो हमारा 17 तक का जो टॉपिक था वो आप अच्छी तरह से समझना। ठीक है, पूरा चैप्टर ही आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, आप ऐसे समझना कि मतलब टॉपिक आप उठा लो, मान लो स्वयं की उद्घोषणा करता है एक नेता, ये टॉपिक क्या कहता है, इसको समझो। फिर इस टॉपिक को समझो। टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए लिखा है, इसलिए आपको आसान होता है। मान लो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो अच्छा नहीं रहता ना, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर में बातें क्या होंगी, क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता का मुख्य शर्त। पहला टॉपिक का अर्थ समझो। देखो, गांधी एक व्यक्ति का नाम है, गांधी जी। ठीक है, तो इनका और इरविन नामक एक व्यक्ति है इसका, इन दोनों का मतलब एक समझौता हुआ था। शर्तें क्या थी उसमें वो बताओ। क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी इरविन, यानी गांधी जी का नाम आया और इरविन का नाम आया, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, उसका मुख्य शर्त क्या था। ठीक है, ये कब हुआ था वो ध्यान रख लेना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और ये बहुत अच्छा समझौता था, बहुत बदलाव आया इसमें और बहुत फायदा हुआ। समझते हैं इसमें शर्तें क्या थी। इसमें शर्तें ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, इसको आप वापस ले लो, इसको आप वापस ले लो, ऐसा कहा इरविन ने। इरविन ने और क्या कहा? इरविन ने कहा कि सारे भारतीय कैदियों को रिहा कर दो, यानी गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय कैदी हैं उनको आप रिहा कर दो, इरविन को कहा। इरविन ने भी कुछ कुछ कहा कि नमक उत्पादन की अनुमति दे दो,
यानी गांधी जी ने कहा कि आप जो है नमक उत्पादन की जो है अनुमति दे दो। यानी इन दोनों के बीच ही एक समझौता हुआ। समझौता तो आपको पता ही होगा, समझौता का क्या अर्थ होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच किसी टॉपिक के ऊपर उसको मतलब मान लो, ऐसे आप समझो कि एक व्यक्ति ए नाम का है, एक व्यक्ति बी नाम का है, इन दोनों के बीच एक विवाद है। अगर ये दोनों व्यक्ति आपस में जो विवाद है इसको किसी शर्त के द्वारा सुधार लेते हैं, मतलब एक तो आप कह सकते हो कि बातें करने लग जाते हैं, या फिर मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इनके बीच में समझौता हो जाता है, उसी को समझौता कहते हैं, है ना। तो यही समझौता यहाँ पर हुआ था 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 5 मार्च 1930 को। अब याद आप कैसे रखोगे, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैं कैसे याद रखता था। देखो आपको डेट याद रखना है ना, तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा। डेट इसमें बहुत सारे हैं, डेट को याद रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। डेट आप पहले ध्यान से देख लो, डेट का नाम है 5 मार्च 1930। इसको याद रखना है ना, तो आप ऐसा करो 5 मार्च, ये जो है ना, और मैं आपको पहले बता दूं, डेट जो है कभी याद नहीं किया जाता, उसको रटा जाता है। और डेट कोई व्यक्ति समझता नहीं है, उसको रटना ही पड़ता है, और व्यक्ति का नाम भी रटना पड़ता है। दो चीज ऐसे हैं पूरे के पूरे इतिहास में जिसको रटना पड़ता है। पहला क्या है, व्यक्ति का नाम, और दूसरा क्या है, डेट। इन दोनों को रटना ही पड़ेगा। तो आप 5 मार्च 1930 को रट कैसे सकते हो? रटने के लिए ये करो आप कि 5 मार्च को मान लो आपका कोई अच्छा प्रोग्राम हो, आप किसी पार्टी में गए होगे, 5 मार्च को पार्टी होगा, तो पार्टी को 5 मार्च से जोड़ दो, यानी 5 मार्च आपको याद हो गया। अब 1930 को याद करना है, तो आप एक काम करो, 1930 को कैसे याद करोगे? तो 1930 में आप ऐसा समझ लो कि 1930 का कोई सामान लाया था मैंने, 1930 का मैंने एक वस्तु लाया था। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई खाने का पदार्थ हो सकता है, अगर आपने चावल लाया हो या आपने कोई और सामान लाया हो, ठीक है। तो मान लो आपने चावल लाया है 1930 का, इसको आप चावल के साथ जोड़ दो, 5 मार्च को आप पार्टी के साथ जोड़ दो, तो इस पार्टी को और इस चावल को जोड़ के आपको डेट याद हो जाएगा, 5 मार्च 1930, ठीक है। अब इन डेट को आप इस काम के साथ कैसे मैच करोगे, ऐसे आप याद कैसे करोगे कि इसी डेट को इरविन समझौता हुआ था? तो इसको समझने के लिए आप क्या करो ना, इसको समझने के लिए आप कहीं ना कहीं इसके साथ मैच कर दो, या फिर गांधी इरविन, ये दो नाम याद कर लो, और अब चावल के कट्टे और इस पार्टी के साथ इस नाम को जोड़ दो। यानी याद करने का ट्रिक है ये, डेट को अन्य डेट के साथ मिक्स करके उस डेट को याद करना, ठीक है। मैं भी ऐसे करता था, तभी मुझे डेट याद होता था, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इतिहास का जिसमें क्या है कि डेट बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम रीजन है, उसमें भी डेट बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, लॉर्ड विलिंगटन का महात्मा गांधी जी के प्रति नजरिया। ये जो लॉर्ड विलिंगटन था, इसका क्या मतलब यहाँ पर रोल था, क्या नजरिया था, ये समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, जो मैं आपको कहता हूँ एग्जाम में आएगा वो आएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है। यही नाम है इनका, लॉर्ड विलिंगटन इनका पूरा नाम है। देखो अब भारत में नए वायसराय आए थे, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड विलिंगटन। ये जो है भारत के अंदर नए वायसराय आए थे, जिनका नाम लॉर्ड विलिंगटन था, ठीक है। ये गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दुश्मन समझते थे उनको, ठीक है। इन्होंने अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में, क्या था, ये जो व्यक्ति है वायसराय के, यानी वायसराय जब बने थे ये, इन्होंने अपने बहन को एक खत लिखा था। उस खत में क्या कहा था? उस खत में लॉर्ड विलिंगटन ने ये कहा था कि अगर गांधी इस देश में ना होता ना, तो ये देश कितना सुंदर होता। ऐसा लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। वह जो भी कदम उठाता है ना, ये गांधी जी को कह रहे हैं कि वो जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है, पॉलिटिकल चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिका प्रेस उसको गजब आदमी बताती है ना, लेकिन सच यह है कि हम निहायत निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधावादी जनता के बीच रह गए हैं, जो गांधी को भगवान मान बैठी है। ये क्या कहते हैं लॉर्ड विलिंगटन, जो कि भारत के अंदर नए वायसराय आए थे, तो इन्होंने अपने बहन को एक खत लिखा था। इस खत में इन्होंने कहा था ये सभी बातें जो आपके सामने लिखी है, ठीक है। ये टॉपिक आप समझ गए।
अब मान लो मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊं, तो देखो टॉपिक का नाम क्या था, लॉर्ड विलिंगटन द्वारा महात्मा गांधी के ऊपर उनका नजरिया कैसा था। तो नजरिया बिल्कुल खराब था। वो भारत के अंदर नए नए वायसराय आए थे जिनका नाम लॉर्ड विलिंगटन था। उन्होंने अपने बहन को एक खत लिखा था, निजी खत, प्राइवेट खत। तो प्राइवेट खत में उन्होंने कहा था कि गांधी ना होता तो देश कितना सुंदर रहता, वो जहां भी जाता है तो उसके जो लोग हैं, आम जनता है, वो उनको ईश्वर समझने लग जाती है। ठीक है, ऐसा खत में कहा था। समझ में आ गया, वो टॉपिक बहुत इजी था। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। देखो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था फरवरी के महीने में। ठीक है, ये प्रांत है जहां मैंने आपके सामने ये लगाया है, बोल्ड किया, ये सब उत्तरदायी शासक के लिए हुआ था ये। तो इस शासन के लिए हुआ था। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो कई बच्चे को मेरा ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा और कई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपके सामने ये लिख रखा है, देखो ये अब देखो आप कि प्रांतीय चुनाव 1937, मान लो ये टॉपिक है, तो आपको समझने में क्या दिक्कत हो रही है। प्रांतीय चुनाव है, आप इसका अर्थ समझ जाओ, कब हुआ ये समझ जाओ, इसमें क्या बातें थी ये समझ जाओ, बस टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, और कई बच्चे को अच्छा भी लग रहा होगा हमारा ये वीडियो। तो जिनको अच्छा लग रहा है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब जिनको नहीं लग रहा अच्छा, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको क्या समझ नहीं आ रहा। देखो 1937 के प्रांतीय चुनाव, जो कि फरवरी 1937 में हुआ था, ध्यान देना, फरवरी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने 11 में से 8 प्रांतों में अपना जीत हासिल किया तथा कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में काम शुरू किया था। ठीक है, सितंबर 1939 ईस्वी का दूसरा जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये समय जो है ना 1939 का है। आपको पता होगा 1939 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ विश्व में लड़ाई भी हो जाता है, विश्व में लड़ाई भी हो रही है, भारत में आंदोलन भी हो रहा है, अंग्रेज डरे हुए भी हैं। इसी तरह यहीं पर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज भी हो जाती है। मतलब सभी काम तो हो रहा है, वर्ष वही है, लेकिन क्या है कि सब जगह उथल पुथल मचा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में, है ना। तो देखो सितंबर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तब शीत युद्ध चल रहा था, आपको पता होगा। दूसरा विश्व युद्ध शीत युद्ध ही है वो। मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा। देखो क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमारा पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें हमारा दूसरा एक चैप्टर था जिसका नाम था, अब तो पहला चैप्टर हो गया वो, दो ध्रुवीयता का अंत। उसको आप समझ लेना, तो आपको शीत युद्ध समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इतिहास के अंदर। देखो महात्मा गांधी जी और नेहरू जी दोनों, हिटलर, हिटलर आपको पता है, 8वीं क्लास में पढ़ते होगे, 9वीं में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो हिटलर कौन था ये आपको पता होगा। तो हिटलर वह नासियों के कट्टर आलोचक थे, यानी ठीक है, हिटलर और ये जो हमारे थे, ये दोनों तदनुरूप मान सकते हो आप, तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर देते हैं, तो मतलब राजी हो जाते हैं वो, तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। कांग्रेस सरकार ने उनका प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन शुरू कर दिया। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये प्रांतीय चुनाव है जो 1937 फरवरी के महीने में हुआ था। अब ध्यान देना आप आगे की, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट आंदोलन है। लोगों की संख्या देखो आप, देखो पीछे कितने करोड़, मैं कह सकता हूँ, करोड़ नहीं लाख कह सकता हूँ, 10 लाख 15 लाख ये व्यक्ति होंगे, बहुत ही फैले हुए। देखो व्यक्ति आपको चींटी की तरह दिख रहा होगा, 1 2 3, गिनती बहुत सारे, इतने सारे आदमी भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हो। यहाँ चल रहा था लफड़ा, क्या हो रहा था कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है, जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ शीत युद्ध का माहौल था और एक तरफ यहाँ आंदोलन चल रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब बात नहीं बनेगी,
असहयोग आंदोलन हमारा खारिज हो गया, सविनय अवज्ञा हमारा टूट गया, नमक सत्याग्रह भी हमारा चला और थोड़ा रुक भी गया। अब उन्होंने सोचा कि मैं एक भयंकर और एक व्यापक आंदोलन शुरू करता हूं, जिसका नाम मैं रख देता हूं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ क्या है? भारत एक देश है, आंदोलन का मतलब आपको पता है, यानी अंग्रेज को कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो। क्या कहा जा रहा है? भारत छोड़ो, यानी अंग्रेज को ही कह रहे हैं ये भारत छोड़ो, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया है? भारत छोड़ो। नारा दिया गया, सब लोग नारा दे रहे थे और घूम रहे थे, देखो ये सभी नारा देते हुए घूम रहे हैं और कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा कहा गया था उस समय। फिर क्या हुआ? आजादी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हमारा यही है, नोट कर लेना आप इसको, पेपर में ये आंदोलन 101% आएगा, मैं आपको कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन भयानक आंदोलन था, और मैं कहूं 1942 में अगर ये आंदोलन ना होता तो 1947 में हमारा देश आजाद भी नहीं होता। इस आंदोलन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप ही समझो इतनी ज्यादा संख्या में जो जनता है, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी तो अंग्रेज कहीं ना कहीं हार जाएंगे, उनका प्रभुत्व नहीं दिखेगा, तो उनको भागना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो ये आंदोलन व्यापक रूप ले रखा था। कि क्रिप्स मिशन की विसफलता की बात क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया था। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया, जिसमें अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, ये नारा चलाया गया था। 1942 ईस्वी में क्या होता है कि जो वसंत में चर्चिल नाम के व्यक्ति ने जो है महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड, इनका नाम है, इनको भेजा भारत। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने मतलब एक तरह से इन्होंने जोर दिया, फिर यहाँ पे शक्तियां चली, ठीक है, धुरी शक्तियां, जो आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध जो है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच ही हुआ था। तो धुरी राष्ट्र से भारत की रक्षा के लिए, यानी जो हमारा धुरी राष्ट्र था वो उससे बचने के लिए भारत ने सुरक्षा किया, अपना रक्षा किया। तो ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता था, यानी जो हमारा अंग्रेज था ना वो आ रहा था कांग्रेस के पास कि तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे सपोर्ट करो, ऐसे कहा गया है ना। फिर सबसे पहले अपनी कार्यवाही परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ऐसा कहा गया था उस समय। इसी बात पर वार्तालाप हुई और ये कहीं ना कहीं खारिज भी हो गया। हालांकि महात्मा गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन में, तुरंत ही, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता गया। इसी में बात करते हैं, बहुत अच्छा आंदोलन देखो, लेकिन देश भर के जो युवा थे और जो कार्यकर्ता थे वो हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में के जरिए जो है आंदोलन चलाते रहे। ये लोग क्या कर रहे थे, जो लोग ये पीछे चल रहे थे सारे, ये सभी चीज को तोड़ रहे हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जो भी चीज, उन सबको तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आतंक फैला रहे हैं ये लोग, मतलब कहीं ना कहीं कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे जो समाजवादी सदस्य थे, ये भूमिगत प्रतिशोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इन्हीं ये देखो आप फोटो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनका नाम है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनका नाम क्यों रखा गया? देखो इनका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इनका नाम है, लोकनायक क्या लगाया गया था? इनके नाम के आगे एक उपाधि लगाया गया था, लोक यानी लोग, लोक यानी लोग, नायक मतलब हीरो, यानी लोगों का हीरो। ये इन्होंने ऐसा काम किया था कि लोग समझने लग गए कि हमारे एक हीरो हैं ये लोकनायक, ठीक है, मतलब जेपी, ये जो है ना हमारे एक हीरो हैं, आम जनता के हीरो हैं। तो इन्होंने एक उपाधि दे दी इनको, इनको कह दिया आप लोकनायक हो, यानी लोक के नायक हो, लोक के हीरो हो, लोक मतलब जनता के हीरो हो, समझ गए? लोक नायक यानी लोग मतलब लोग, नायक मतलब हीरो, यानी लोगों का हीरो, समझ गए? आगे चलते हैं, देखो इनका मतलब यहाँ पे प्रभुत्व ज्यादा है। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जो कई जिले थे, वहां पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? अंग्रेज ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस आंदोलन को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया था, ठीक है। देखो जेपी के ऊपर यानी जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक टॉपिक है या चैप्टर है आपके पॉलिटिकल साइंस के दूसरे बुक में,
क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें आपका एक अध्याय था जिनका नाम था लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या फिर लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में इनका जिक्र सबसे ज्यादा आता है कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे, इनके आगे ऐसे ही नहीं लगाया गया। आप ऐसे सोच रहे होगे कि लोकनायक जो नाम है ऐसे लगाया गया होगा। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। शुरू में क्या था कि लोकनायक जो है ये गांधीवादी विचारधारा को मानते थे। धीरे धीरे ये साम्यवादी होने लग गए, फिर समाजवादी विचारधारा पे आ गए। इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन चलाए थे पंजाब और वहां पे एक हमारा और बिहार था वहां पर, ठीक है। तो इनका प्रभुत्व ज्यादा है। आप उस चैप्टर को पढ़ लेना अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जनता का प्रमुख आंदोलन था। जन मतलब जनता, आंदोलन मतलब आंदोलन, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी जो शामिल थे, लाख। इस आंदोलन में युवाओं की जो है बड़ी संख्या बहुत ज्यादा थी। इन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज छोड़ दिए, जेल का रास्ता अपनाया। इस दौरान जो है कांग्रेस के नेता जेल में थे। उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के अनेक जो साथी थे वो अपना प्रभाव क्षेत्र में फैला रहे थे इसी समय। आगे चलते हैं, आगे समझो। देखो, जून 1944 ईस्वी में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इसी समय हमारा शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। शीत युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है, मतलब युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तब महात्मा गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया था 1944 में। फिर क्या हुआ, जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को बांटने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को एक साथ कर लिया। सन 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। लेबर पार्टी की सरकार सन 1945 में ब्रिटेन में बनी थी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। भारत को स्वतंत्रता मिले ये लेबर पार्टी चाहती थी 1945 के जुलाई के महीने में, ठीक है। 1946 की शुरुआत हो गई, जनवरी 1946 का समय है। इस समय क्या होता है, प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। राजनीतिक ध्रुवीकरण पर मतलब ये पूरा हो चुका था। ये समय चल रहा है 1946, जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी 1946 आ चुका है। अब देश आजाद होने में लगभग 1 साल का समय है। फिर देखते हैं क्या हुआ। देखो, सन 1946 के गर्मी के महीने यानी मार्च का महीना आ चुका है। मार्च के महीने में क्या हुआ, तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था। मार्च 1946, डेट याद रखना ना, मार्च 1946। मैं आपको बताऊंगा, आगे कुछ वीडियो आएंगे अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। 16 अगस्त 1946, डेट नोट कर लो आप। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी कि भाई इस दिन हम जो है कार्यवाही दिवस मनाएंगे। 1946 को घोषित हुआ था, 16 अगस्त को मनाएंगे, ऐसा कहा गया था। यह हिंसा जो है ना कलकत्ता में शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत जो हमारा पंजाब था वहां तक फैल गया। फिर क्या हुआ, कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य एक तरह स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फिर क्या हुआ, फरवरी 1947 में बावेल की जगह लॉर्ड माउंट बेटन को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। लॉर्ड विलिंगटन थे हमारे वो वायसराय, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, लॉर्ड विलिंगटन थे वायसराय के, जिन्होंने अपने बहन को एक खत लिखा था, उसमें बहुत उल्टी उल्टी बातें कही थी। उनके बाद वायसराय 1947 के फरवरी महीने में बनते हैं कौन, माउंट बेटन वायसराय बन जाते हैं, ठीक है। 1947 फरवरी का महीना आ चुका है। आप समझते हैं आगे ये कहानी। अगस्त क्रांति देश आजाद होने के साइड में ही है, यानी देश आजाद होने वाला है। फिर समझते हैं, देखो, आखिरी बहादुरी दिन, ये समझते हैं। ये आपका एक टॉपिक है, आखिरी बहादुरी दिन। आखिर महात्मा गांधी जी को अन्य बहादुर नेताओं के वजह से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को आज़ाद हो गया। आप पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर को पढ़ लेना जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। वो चैप्टर इससे बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। तो क्या हुआ, आखिरी बहादुरी दिन, ये हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसमें यह बताया गया कि आखिरी एक बहादुर दिन था हमारा। अब देश आजाद हो चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका है। अंग्रेज अभी भारत में ही है, अंग्रेज अभी नहीं जाते हैं, वो जब संविधान बन जाता है तब वो जाते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हमारा देश आधी रात को आजाद हो जाता है। ठीक है, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाले चैप्टर को पढ़ोगे, तो इसी में आपको एक टॉपिक मिलेगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो क्या है, एक प्रसिद्ध भाषण है जो नेहरू जी ने जो है संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिया था 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को, आधे रात को दिया था वो भाषण। तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि उस चैप्टर को और इस चैप्टर को मिलाकर पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, उस समय महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे। ये आप ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ना आपके लिए, ये पूरा आपके उसी चैप्टर का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का। देखो, उस समय महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। क्या हो रहा था ना, कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे, जिनका देश में आजाद मतलब देश को आजाद कराने में अहम भूमिका है, जिन्होंने इतना मेहनत करके देश को आजाद कराया, वो खुश नहीं थे। वो किसी भी कार्यक्रम में, जश्न में, पार्टी में हिस्सा नहीं ले रहे थे। सभी लोग खुशी मना रहे थे कि देश आजाद हो गया, तो वो जो है कहीं ना कहीं दुखी थे। वो किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे। उस समय क्या था, जब हमारा देश आजाद हो गया था ना, तब वो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में भी जो है जश्न मनाया जा रहा था आज़ादी का, तो वहां पर भी महात्मा गांधी जी जो है वो भाग ले ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? वो नहीं ले रहे थे इसलिए क्योंकि जो भारत में हिंसाएं हो रही थी ना, उस समय भी हो रही थी, और उससे पहले भी बहुत सारी हिंसाएं हुई थी। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि सभी आंदोलन जो है अहिंसा के रास्ता पे चल के होगा, लेकिन हिंसा का प्रयोग हो गया था, थोड़ा बहुत हो ही गया था। तो ये हिंसा से कहीं ना कहीं दुखी थे, उदास थे। ठीक है, फिर ये कलकत्ता चले गए थे। वहां पर इन्होंने एक मतलब हिंसा रोकने के लिए इन्होंने अपील भी की थी। इन्होंने कहा था कि हिंसा रोक दो, थोड़ा बहुत अपील किया था इन्होंने। फिर क्या हुआ, और न ही कहीं झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी जी जो है वो अलग इलाके में थे उस समय। महात्मा गांधी जी उस दिन 24 घंटे का उपवास रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सभी लाइन आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाले चैप्टर का है, सभी लाइन। ठीक है, 24 घंटे का उन्होंने उपवास रखा। क्या हुआ कि ये, पहले आप ध्यान से समझो, ये आज़ादी होने के बाद ये कलकत्ता चले गए थे क्योंकि हिंसा हो रही थी। हिंसा को रोकने के लिए इन्होंने वहां पर अपील भी की थी। तो अपील करने के बाद क्या हुआ, ये कहने के उदास थे, तो ये आते हैं अपने घर पर, अपने भारत में। ठीक है, तो जब ये आते हैं अपने घर पे, तो ये 24 घंटे का उपवास रखते हैं। उपवास रखने के बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। उन्होंने इतने दिन तक स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था स्वतंत्रता के लिए, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा। इतने सारे आंदोलन चलाए इन्होंने, इतने बारी जेल चले गए, इतने ये सब काम हुए। इन्होंने ये जो है वकील की पढ़ाई करके आए थे, आपको पता होगा। वकील की इन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन वकील का काम ही नहीं किया इन्होंने। एक भी अदालत में इनको काम मिला नहीं मिला, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अब मैं वकील का कार्य नहीं करूंगा, मैं आप देश को आज़ाद कराऊंगा, ऐसा इन्होंने सोच लिया था। तो आप ही सोचो, एक व्यक्ति है जो वकील का पढ़ाई करता है, वकालत की पढ़ाई करता है, लेकिन वो वकील के रूप में कार्य नहीं करता, एक देश के लिए कुर्बान हो जाता है या फिर एक देश के लिए संघर्ष करता है, तो क्या वो व्यक्ति कुछ है? नहीं। आप ही सोचो। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। उन्होंने अपने पढ़ाई को, अपने वकालत की क्रिया को, अपने काम को रोक दिया, लेकिन ये पूरे जीवन ये इन्होंने आंदोलन किया, और ये अभी तक आंदोलन नहीं कर रहे थे, और इनके बदौलत ही जो है देश आज़ाद हो गया। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है फिर भी बता रहा हूं आपको। देखो, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। अब यहां पर क्या था, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा था, है ना, आपको भी पता होगा। इस्लाम धर्म और जो हमारा हिंदू धर्म था, इनके बीच बहुत ही झगड़ा था। फिर क्या हुआ आगे, आगे ध्यान से लाइन को समझना आप। 14 अगस्त विभाजन, हाँ अब ये आप ध्यान देना, विभाजन हमारा यहीं पे हो जाता है। विभाजन हमारा दो हो जाता है। अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमारा देश विभाजित हो जाता है। पहला बनाया जाता है हमारा पूर्वी पाकिस्तान, एक हमारा बनाया जाता है पूर्वी पाकिस्तान, एक बनाया जाता है पश्चिमी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बनाए जाते हैं मुस्लिम को देखकर, हिंसा को देखकर। तो देश का विभाजन तुरंत ही हो जाता है। देश एक तरफ आज़ाद भी हो जाता है, और एक तरफ देश का विभाजन भी हो जाता है। और ये विभाजन के बाद का क्या कहानी है, वो आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे देश आज़ाद हुआ, किस तरह विभाजन हुआ। रजवाड़े 565 थी, फिर रजवाड़ों के बाद जो उनका एकीकरण हुआ। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत एक टॉपिक उसी में आएगा। ठीक है,
तो वो आप पॉलिटिकल में पढ़ लेना। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं। तो देखो, विभाजन हो जाता है, दो हमारे पाकिस्तान बनाए जाते हैं, जो कि 1972 के आसपास जो है बांग्लादेश बनाया जाता है। उस समय जो है दो पाकिस्तान बनाए जाते हैं। देखो, उनके जीवनी, उनके जीवन में लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा था कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ित को एक तरह से समझा रहे थे। वे जो है अस्पतालों और शरणार्थी जो हमारे थे शिविरों में के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों और हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वह अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे और हाथ बढ़ाने का, शांति से रहने का संकल्प ले। ये कहीं ना कहीं अहिंसा की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अहिंसा की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी तरह से हिंसा की बातें हो रही है। देखो, बहुत सारे विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद के कई महीनों में गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण माना। क्या हुआ, इनके जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद जो भी कुछ दिन बचा रहता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उससे पहले, तब इनका एक जो समय होता है उसको जो हमारे राजनीतिक विद्वान है वो इस समय को एक बहुत ही बड़ा क्षण मानते हैं, श्रेष्ठतम क्षण मानते हैं। ठीक है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए थे, आपको पता होगा। यहाँ से वह जो है दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, आगे समझो। देखो, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे शरणार्थी को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि महात्मा गांधी जी उन हिंदुओं को सिखों की पीड़ा के बारे में बता क्यों नहीं सकते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। जी तेंदुलकर एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित तो थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए। आगे क्या हुआ, आगे समझते हैं। देखो, लेकिन वहां वह किस मुंह से जा सकते थे, सोचो आप, जबकि दिल्ली में ही जो है मुसलमान को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। जब वहां पर हर, आप मान सकते हो आप, 20 जनवरी को महात्मा गांधी जी, यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी पर हमला हुआ था। 20 जनवरी 1948 को इन पर हमला हो जाता है, लेकिन वो अपने काम में ही लगे होते हैं, वो हमला पर ध्यान ही नहीं देते, हमले पर ध्यान नहीं देते। वो 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात पर जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे से 26 जनवरी की बात यहाँ पर चल रही थी। फिर आगे समझते हैं महात्मा गांधी जी का अंत 1948, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनको राष्ट्रपिता का नाम कहीं ना कहीं दिया जाता है। राष्ट्रपिता इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने देश को आज़ाद कराया था, इनकी भूमिका अधिक थी। राष्ट्र का इनको पिता कह रहते हैं, ये भारत के ही पिता हैं, एक तरह से ऐसे कह रहते हैं। ठीक है। तब आप समझते हैं थोड़ा आगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, कहानी कैसे थी। ये आपके पेपर में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपके सामने एक लंबा सा लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो, 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, नाथूराम विनायक गोडसे एक व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं वो जो है हिंदू धर्म का ही होता है, हिंदू धर्म का होता है वो। तो वो क्या कहता है कि जो गांधी जी है वो बार बार जाते हैं पाकिस्तान, बार बार जाते हैं मुसलमान के पास, उनको बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो जो नाथूराम विनायक गोडसे था, ये एक बहुत ही बड़ा हिंदू था, ये पूरा का पूरा हिंदू धर्म से था, और ये अखबार का एक बहुत बड़ा संपादक भी था, अखबार का एडिटर भी था ये। ठीक है। तो जो नाथूराम विनायक गोडसे था, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। इन्होंने सोचा था कि हिंदुओं को कोई भी, ये गांधी जी कुछ नहीं कहते, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके पास जाते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं विरोधी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं 3-4 गोली मार के इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। तो आप लिस्ट समझ सकते हो, लिस्ट आपके सामने में लिख रखा है यहाँ पर, ये पूरा लिस्ट है, आप समझ जाओगे इसको पढ़ने के बाद। पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। इस प्रकार जो महात्मा गांधी जी थे, इनकी यहाँ पर जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। इनको जलते हुए, ये देखो आप, इनका फोटो है, आपकी बुक में दे रखा होगा ये, ठीक है। एक तरफ नेहरू जी खड़े हैं, एक तरफ पटेल जी खड़े हैं, और बीच में जो है गांधी जी के हस्तियों को जलाया जा रहा है और बाकी पीछे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कार्टून आपके किताब में दे रखा है, ठीक है, समझ गए। तो इनकी मृत्यु ऐसे हो जाती है। जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब होता है? 30 जनवरी 1948। समझ गए। इसके बीच का जो समय है ना, इसको हम गांधी युग कहते हैं। एक टॉपिक बनाऊंगा आपके लिए गांधी युग का। ये ग्रेजुएशन टॉपिक है, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे टॉपिक है। ग्रेजुएशन में ये आता है टॉपिक, स्कूल लेवल पे ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अलग से एक वीडियो बनाकर, ठीक है। देखो, महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन से हैं, ये समझ लो। मान लो मुझे गांधी जी के पर्सनैलिटी को समझना है, तो पर्सनैलिटी को समझने के लिए मुझे कौन से स्रोत पे जाना पड़ेगा, किससे मैं समझ सकता हूँ इनके पर्सनैलिटी को? तो उस स्रोत की बात करते हैं। आ जाता है कभी कभी पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है। पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत है सार्वजनिक स्वर और निजी स्वर, मतलब जो स्वर लेखन था उसको समझना पड़ेगा। छवि गणना, पुलिस की नज़र से, अखबारों से। ये 4 स्रोत हैं जिनसे हम महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं बारी बारी। देखो, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन, तो इस दिशा में गांधी जी और उनके सहयोगियों व प्रतिद्वंदियों दोनों तरह से समकालीनों के लेखक और भाषण से महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। तो आप इन लाइन को पढ़ सकते हो जो आपके सामने मैंने लिखा है। ये सार्वजनिक, ये जो हमारा पहला स्रोत था ना, पहला स्रोत का नाम क्या है? सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। ये समझ लेना कि हमारे स्रोत किस प्रकार से हैं। छवि गणना, ये भी एक हमारा पूरा एक स्रोत है, इसको भी आप समझ लेना पढ़ के, ठीक है। पुलिस की नज़र से, ये भी एक स्रोत है हमारा, इसको भी आप पढ़ लेना। पीछे देखो, ये है हमारा एक स्रोत, पुलिस की नज़र से, इसको आप पढ़ सकते हो। अगला क्या है? अखबारों से। अखबार जो है उनसे भी हम पता लगा सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। आज तक तो पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं। तो इस प्रकार जो है, यहाँ आप देखो, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा अध्याय समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, किन की भूमिका थी, कैसे इनका पूरा भूमिका था, कैसे इनका पूरा युग था, कैसे कैसे काम होता था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चैप्टर समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा आपको। तो अगर मतलब आपको समझ में आ चुका है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है, ठीक है। वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैप्टर बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था, जो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। ओपन रहता है हमारा कमेंट बॉक्स, कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप एक एक बात को नोट करो। वो बात क्या है कि यहाँ पर हमारा कहानी समाप्त हो जाता है कहीं ना कहीं विभाजन के बाद का। लेकिन अगर आपको इससे भी आगे की कहानी समझना है ना, इससे भी आगे की कहानी को समझना है, तो इसके बाद हमारा एक चैप्टर आएगा, संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत। उसमें आप इस समय के आगे वाले कहानी को समझोगे। अगर आपको उससे भी आगे की कहानी को समझना है, तो आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो हमारा चैप्टर है, उसको समझ लेना, तो उससे भी आगे की कहानी समझ लोगे। अगर आपको उससे भी आगे की कहानी समझना है, तो आप एक दल के प्रभुत्व का दौर, चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का है, उसको समझ लेना। तो वो कहीं ना कहीं 2023 तक, नहीं, वो कहीं ना कहीं सन 2000 तक का बता देगा। अगर आपको और समझना है ना, तो आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस चैप्टर को समझना, तो यहाँ पर एनडीए, यूपीए, गठबंधन सरकार, कांग्रेस का वर्चस्व था, गठबंधन का युग शुरू हो गया, ये सभी टॉपिक वहाँ पर आ जाएंगे। यानी शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है आंदोलन से, और समाप्त कहाँ होता है? समाप्त होता है 2019 तक, 2019 में जब एनडीए की सरकार बन जाती है तब, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत ही धन्यवाद आपके लिए। और बाकी आप वीडियो को समझते रहना, तभी आपको समझ में आएगा।